नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। इन दिनों दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर सुर्खियों में है। यूं तो यूपीएससी के नतीजे आने के बाद इस इलाके का नाम सुनाई देता है, मगर इस बार 3 छात्रों की बारिश के बाद बेसमेंट में डूबने से हुई मौत से ये इलाका सुर्खियों में है, चर्चा में है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अभी तक ब्लेम गेम ही हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए, साथ ही एमसीडी को भी आड़े हाथों लिया। इस बीच हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थानों को ही हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि इन कोचिंग संस्थानों ने नालियों की जगह पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से उस दिन पानी भरा। जाहिर है हादसे के इतने दिन बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। तो आज इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा, समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट को पूरे मामले पर तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। यह भी जानेंगे कि क्या अब तक जो एक्शन लिए गए हैं उससे कुछ बदलेगा और क्या वाकई इस हादसे से सबक लेकर आगे चीजें ठीक होंगी। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कई कोचिंग संस्थान हैं। ऐसी ही एक कोचिंग संस्थान में बारिश के पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। मतलब सिस्टम की लापरवाही से 3 होनहार छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई के बजाय ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा। बेसमेंट हादसे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि एमसीडी आज मजाक बनकर रह गई है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, अदालत ने तंज किया कि पुलिस ने सिर्फ दिखावे के लिए उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया जो हादसे के वक्त बिल्डिंग के सामने से गुजरा था। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी को पता ही नहीं है कि नाले कहां-कहां बह रहे हैं। सिर्फ लिपापोती के लिए जूनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। असल में आज अदालत में डीसीपी और एमसीडी कमिश्नर पेश हुए। अदालत ने पूरे प्रशासनिक ढांचे की जांच की बात कही। अब गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब उनका ये प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदल गया है। राव आईएएस के सामने बैरिकेडिंग के अंदर बैठे ये छात्र जो पिछले कई दिनों से धरने पर थे, अब भूख हड़ताल पे आ गए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी बातें, जो इनकी मांगें थी, वो सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए ये अब धरने की जगह इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठ गए हैं। तमाम ये देखिए यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, ये उसी वारदात के बाद से, हादसे के बाद से ये सभी के सभी छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे थे। कब से आप लोग बैठे हैं? हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जिस टाइम घटना हुई उसके जस्ट बाद से हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट की मेन मांग क्या है? और कल हम लोग 3 बजे से हंगर स्ट्राइक पे हैं। मांग क्या थी आपकी और क्यों प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक में बदला? एक्चुअली हमारी मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। क्या ये बता? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चे डेथ हुए उस घटना में। ये मांगे अभी बिल्कुल मांगी नहीं, ये पूरी नहीं हुई हमारी। इस बीच हादसे से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें हादसे का ठीकरा कोचिंग संस्थानों पर ही फोड़ दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इन कोचिंग सेंटर ने नालियों पर अवैध निर्माण करवाया है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर
वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जाहिर है शुरुआती जांच रिपोर्ट में भले ही कोचिंग संस्थान को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया हो, मगर कोई ये भी तो बताए कि इन मनमानी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने आंखें क्यों बंद रखी थी? क्योंकि अगर ये एजेंसियां वक्त रहते नींद से जाग जाती तो 27 जुलाई वाला हादसा न होता। हालांकि अब दिल्ली सरकार इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हादसे के बाद सबसे ज्यादा सवाल उन नामी कोचिंग टीचरों की चुप्पी पर उठे थे जिनके रील्स से सोशल मीडिया भरा रहता है। इन्हीं में से एक है विकास दिव्यकीर्ति, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी और छात्र के गुस्से को सही बताया। जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे। छात्रों का प्रदर्शन, मुआवजे की मांग और जांच की रफ्तार, सभी पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। मगर कई सवाल और हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी है। जैसे आखिर हादसों के बाद ही शासन प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? आखिर क्यों वक्त रहते इन कमियों पर गौर नहीं किया जाता? क्यों लाख दावों के बावजूद जिम्मेदार एजेंसियां खामियां दूर करने में विफल रहती हैं? संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर आज एमसीडी और दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा। संजय जी बताइए कि कोर्ट में आज क्या कुछ कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आईना दिखा दिया है कि उन्होंने कितनी लापरवाही बरती है। हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त सवाल पूछे। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों में यह भी शामिल है कि आप लोगों ने एमसीडी का मजाक बना दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज देने के, सब कुछ फ्री बांटने के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतने साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाखों की आबादी के हिसाब से बनाया गया, आबादी अब करोड़ों में है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों को रफा दफा करके, यानी उनको किसी को बर्खास्त करके, किसी को सस्पेंड करके अपनी कार्य की इतिश्री समझी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि बड़े अधिकारी क्यों नहीं एसी चैम्बर से निकलते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं, मुआयना करते हैं और उस हिसाब से कदम उठाते हैं। हाईकोर्ट में जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह भी कहा कि शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में एमसीडी के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के संबंधित जिले के डीसीपी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने इस मामले की जांच की है, वो पूरी फाइलों के साथ और साथ ही पूरी तैयारी के साथ शुक्रवार को 2:30 बजे अदालत में हाजिर हों। अदालत इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीजें कही गई, कुछ चीजें कोर्ट ने साफ 2 टूक कही, कुछ चीजें बिटवीन द लाइन्स हैं जिनको समझने की और पढ़ने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने मानसून के पहले ये दावा किया था कि इस बार सभी नालों की सफाई कर ली गई है और ऐसा काम है कि लोग, दिल्ली की जनता मानसून का आनंद उठाएगी। लेकिन जब मानसून की पहली बारिश आई तो पहले तो ये दावे बह गए और उसके बाद जब ये राउज आईएएस एकेडमी की घटना हुई उसके बाद से तो तमाम चीजों की पोल खुल गई है, जिसमें एमसीडी की तरफ से यह कहा गया कि पानी भरा हुआ था, लेकिन जब एक गाड़ी वहां से गुजरी उसकी वजह से जो पानी में लहरें पैदा हुई उसकी वजह से सारा हादसा हुआ है। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जिस पर हम तो क्या, आपको भी शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने से कितना पानी जा सकता है? क्या लाखों लीटर पानी जा सकता है? ये ऐसा ही है जैसे बाल काटकर मुर्दे का यानी लाश का वजन कम करने का दावा। इस पर कोर्ट ने अब आगे शुक्रवार को जब सुनवाई होगी तो इससे भी सख्त सवालों से शायद एमसीडी के कमिश्नर को, दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर को और साथ ही आईओ को इस मामले में कई सख्त सवालों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, तमाम जानकारी आपने दी और इस बीच आपको बता दें हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको परिचय करा दें उनका। एलन राव साहब जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं, दिल्ली के रह चुके हैं, वो जुड़ चुके हैं। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदीश ममगेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फॉर्मर एमसीडी चेयरमैन रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल जुड़ चुके हैं जो कि ऑथर हैं, लेखक हैं, पोएट हैं और इन्होंने यूपीएससी के खास करके जो एस्पिरेंट्स रहे हैं उनके लिए एक किताब लिखी थी, डार्क हॉर्स, जो कि काफी फेमस हुई थी, चर्चित हुई थी। उनके बारे में भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ आर कुमार जो कि हेड हैं आस्था आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर कुमार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जगदीश ममगेन साहब, चूंकि आप फॉर्मर एमसीडी चेयरमैन रहे हैं एक जिम्मेदार पद पर, और आज सवाल सबसे पहला स्टूडेंट्स की तरफ से चाहे हो या फिर याचिकाकर्ता जो इस पूरे मामले में कोर्ट में रहे हैं उनके तरफ से भी हो, कि एमसीडी की जिम्मेदारी यहां पर कितनी बड़ी भूमिका होती है उसकी, जरा ये आप बताएं। देखिए, इसमें अगर मूलतः आप देखे जाए तो सारी जिम्मेदारी तो एमसीडी की ही है। दो हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा तो राजेंद्र नगर की स्पेसिफिक घटना है और एक हिस्सा, मैं कल राजेंद्र नगर के उसी जगह पर था जहां ये बच्चे भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, तो मैंने कल उसको देखा। 2011 में और 10 में भी मैंने वहां दौरा किया था, तो नालियां जो है उससे उनको एनक्रोच कर लिया गया था, लेकिन उस समय एनक्रोच ऐसा था जैसे टीन शेड डाल दिए या हल्का एनक्रोचमेंट था जिससे हटा के सफाई की जा सकती थी। लेकिन कल मैंने देखा कि जितने भी ये बेस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके आगे बहुत पथरीली सख्त उसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन कर दी गई है और एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन हो रखी है बिल्डिंग की, और वो नाली सफाई हो ही नहीं सकती। वो इतने मजबूत पत्थरों से भर दी गई है कि नाले का तो सफाई का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब इसमें दो हिस्से, राजेंद्र नगर के स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में तो ये हुआ कि नाले बंद, आपने बेसमेंट में जो है, और बेसमेंट भी कितना गहरा। सामान्यतः यह है कि बेसमेंट छोटा होता है कि भाई आप स्टोरेज कर लो चीजों को, या मान लो एक सिस्टम है बिल्डिंग बाय प्लान में कि आप अगर नीचे का हिस्सा बेसमेंट को पार्किंग बनाते हो तो वो एफएआर में काउंट नहीं होता। और पार्किंग का लाभ, क्योंकि पार्किंग का दिल्ली में दिक्कत है, तो अगर कोई बेसमेंट में अपनी पार्किंग करना चाहता है तो एमसीडी उसको एफएआर में काउंट नहीं करती, उसमें एक राहत देती है। लेकिन बेसमेंट, मैंने ये देखा पहले दिन भी वीडियो में कि एक सीढ़ी नहीं 2 सीढ़ी नीचे तक बेसमेंट है, यानी कि जैसे नीचे 2 फ्लोर पे उन्होंने लाइब्रेरी चल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि बेसमेंट में कितनी जगह होगी और कितना गहरा बेसमेंट होगा। इसके बारे में तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन आपने खुद ही इस बात को स्वीकारा है कि सबसे बड़ी गलती अगर यहां पर किसी की है तो खुद एमसीडी की भी है। इस बीच बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हाईकोर्ट में जो टिप्पणी की गई उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। साफ तौर पर हाईकोर्ट में जस्टिस साहब ने कहा है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अधिकारी कहां हैं, अधिकारी क्यों नहीं, एक भी अधिकारी इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया क्या? ऐसा नहीं हुआ है। या फिर इस बेसमेंट की बात जो आपने उठाई है, एलन राव साहब आपसे यह समझना चाहेंगे, कोर्ट ने आज ये भी कहा है, हाई कोर्ट ने, कि बिना पुलिस के मिली भगत के ये सब संभव नहीं था। संचालक जिस तरह से संचालन कर रहे थे, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बाकायदा बेसमेंट लेके, कई लोग रेंट पे लेके दूसरी जगह बेसमेंट, जहां पर गोडाउन बनाया जाना था या फिर जहां पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, एक छोटा ऑफिस आप चला सकते हैं, वहां पर बाकायदा लाइब्रेरी चल रही है। तो बिना पुलिस के मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता।
देखिए मैम, एक तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, इसका तो बार बार इसका अफसोस करना बहुत बेमाने रहेगा। लेकिन इसमें दो बातें जरूरी हैं कि पुलिस की क्या ड्यूटी है। पुलिस का ये है कि पुलिस को कमिश्नर और पुलिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जहां पर कोई अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं भी, तो उसके बारे में वो पुलिस वाले कोई उसमें दखलंदाज नहीं देंगे, लेकिन वो उसको लिखकर जरूर भेजेंगे एमसीडी को। और मैं समझता हूँ जितनी भी जगह पर यहाँ पर कोई नोटिस हुआ होगा, तो ये जिम्मेवारी वहाँ के बीट ऑफिसर, डिवीजन ऑफिसर और एसएचओ की है कि अपने अपने इलाके में जितनी अनऑथराइज एनक्रोचमेंट हुई है, जैसे इसमें हुई है, यहाँ पर हुई है, राजेंद्र नगर में हुई है और कहीं भी हो रही है, तो उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है एमसीडी कमिश्नर के लिए। और वो एमसीडी कमिश्नर उसकी एक प्रॉपर फाइल बनाता है, जितनी भी रिपोर्ट जाती है उनकी एक फाइल बनती है, और फिर वो देखते हैं कि इसमें कोई एनक्रोचमेंट को हटाना है या नहीं हटाना है। दूसरा ड्यूटी है पुलिस की कि कोई एमसीडी अगर आती है एनक्रोचमेंट हटाने के लिए और उनको पुलिस की जरूरत पड़ती है, उसकी पुलिस को मैन पावर की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जहां पर जरूरत पड़ती है, वहां पर वो पुलिस उनको मुहैया कराई जाती है, यानी कि पुलिस अवेलेबल कराई जाती है, ताकि एमसीडी वाले अपना काम बखूबी निभा सकें और उसमें कोई अड़चन ना डाले। तो यहाँ पर दूसरी बात यह भी है कि पुलिस का यह भी एक जिम्मेवारी है कि जहां जहां अपने अपने इलाके में जो जो गलत काम हो रहे हैं उनके ऊपर नजर रखे। सर, जिम्मेदारियां तो यहाँ सबको पता है, यहाँ पर ये बताइए ना कि गलती कहाँ पे हुई, पुलिस वालों ने गलती की या नहीं की, ये मिली भगत थी कि नहीं थी, कि पैसे लीजिए और चुप रहिए। हो सकती है इसमें, मैं क्लीन चिट नहीं दूंगा पुलिस वालों को, लेकिन जो मैं एक रूल्स की बात बता रहा हूँ है कि पुलिस वालों को यह भी बताया गया है कि जहां अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या ऐसी एनक्रोचमेंट होती है, वहां पुलिस का दखलंदाज सिर्फ इतना ही है कि वो लिख कर भेजेंगे। वो मेरे ख्याल से जिसने नहीं भेजा वो उनकी जिम्मेवारी है, इसका मतलब नहीं भेजा वो मिली भगत से नहीं भेजा, वो उसमें है। और जिसने चलिए, आप भी ये मान रहे हैं कि अगर लिखकर पुलिस वालों ने नहीं भेजा तो मिली भगत कहीं ना कहीं थी। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलोत्पल जी, आप न सिर्फ एक लेखक हैं, न सिर्फ एक कवि है, बल्कि आप भी एक समय में यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, आप भी उसी राजेंद्र नगर में रह चुके हैं और आप भी स्टूडेंट्स के उन संघर्ष में, कई संघर्षों का आप हिस्सा रह चुके हैं। आप ये बताइए कि जो घटना आज घटी है जी, उसे देखकर जानकर आपको क्या लगता है, वहां पर किस तरह की स्थिति में बच्चे वाकई रहते हैं और कितनी मजबूरी? देखिए, ये बात अभी तक भले दुनिया के एक हिस्से से छुपी हुई थी, लेकिन अब इस घटना के बाद ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितना जोखिम लेके अपनी पढ़ाई वहां पे कर रहे हैं। और न केवल कोचिंग और बेसमेंट का मसला है, बल्कि आप मुखर्जी नगर या इंदिरा विहार, नेहरू विहार, गांधी विहार या आप करोल बाग, राजेंद्र नगर की गलियों में जाएं तो इतने पुराने बिल्डिंग्स और इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स जिस तरह से जर्जर अवस्था में हैं कि वहां पर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। यानी कि आप जो भी विद्यार्थी वहां पर, जो भी छात्र छात्राएं वहां पर तैयारी कर रहे हैं, उनका एक एक पल वहां पर जोखिम से भरा हुआ है। और ये घटना एक बानगी है। अभी से कुछ दिन पहले एक छात्र की कोचिंग में करंट लगने से मृत्यु हो गई। आज से 3-4 महीने पहले मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग लग गई। तो एक दिन आग लग जाती है, किसी दिन पानी भर जाता है, किसी दिन आंधी में पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, और हम रोज बैठकर इसी बात की सरफोड़ी करेंगे, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ेंगे कि इसमें पुलिस दोषी, एमसीडी दोषी, की कोचिंग दोषी। ये बताइए, चलिए नीलोत्पल जी, ये बताइए कि आप चूंकि एक स्टूडेंट भी, यूपीएससी के एस्पिरेंट भी एक समय पे रह चुके हैं और अभी की स्थिति को, चूंकि आपने एक डार्क हॉर्स किताब लिखी है जो कि खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे ही है, लोगों ने काफी पसंद भी किया। ये बताइए, आपके नजर में, एक स्टूडेंट के भी नजरिए से ये बताइए कि आप जिम्मेदार इस पूरी घटना में किसे मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? देखिए, इस पूरी घटना में जिम्मेदारी केवल एक संस्था की नहीं तय की जा सकती। एक संस्था से मतलब किसी एक विभाग। इसमें जितनी भागीदारी एमसीडी की है उतनी ही भागीदारी इसमें प्रशासन के और भी अंगों की है और कोचिंग की भी है। गलत काम को होने देना, गलत काम को पास करना और गलत काम को पास करा के अपने पक्ष में रख लेना, ये जिम्मेदारी ओवरऑल सबकी है। तो इसमें एमसीडी भी है, इसमें प्रशासन के और भी हिस्से हैं, बिल्कुल, और भी अंग है, और इसमें कोचिंग भी जिम्मेदार है। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी तो यहाँ एमसीडी के अधिकारी बैठे हुए, पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि गलती एमसीडी की है, लेकिन अभी भी आपको किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी चैनल पे
कोचिंग की तरफ से कोई ये बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसमें। बिल्कुल, चलिए इसी का गलती आपकी इसी बात का जवाब लेते हैं आर कुमार साहब, जो कि हेड हैं आस्था आईएएस कोचिंग सेंटर के। सर, आपसे यहाँ पर अब हम जवाब चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, कई जगह तो सील हो गए हैं, कई जगह लोग खुद ही सील कर दे रहे हैं इससे पहले कि वहां पर कार्रवाई शुरू हो, तो अपने कोचिंग संस्थान को बंद कर दे रहे हैं। आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना घट गई सर, जिम्मेदारी कोचिंग संस्थानों की कुछ बनती है कि नहीं बनती है स्टूडेंट्स के प्रति या फिर उनके परिवार वालों के प्रति, जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए देकर के बच्चों का एडमिशन कराते हैं? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन बच्चों का डेथ हुआ है उसके प्रति पूरे कोचिंग फैटर्निटी की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। वो एक्चुअली वो पेरेंट्स हमारे भरोसे, हमारे कोचिंग वालों के भरोसे अपने बच्चों को भेजते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, अपने भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए। और जहां तक कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो मैं बताऊं, मुखर्जी नगर पीछे 6-8 महीने से काफी स्ट्रगल कर रहा है, और इस स्ट्रगल में कोचिंग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ में बच्चे तो स्ट्रगल करते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों की बहुत बुरी स्थिति है। एक्चुअली क्या है, पिछले दिनों में बच्चों की संख्या जब बढ़ी तो यहाँ पे इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ है कि जो उनके रहने की व्यवस्था है वो बड़ा ही पैथेटिक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कुछ रोल प्ले करे, जैसे कि एक कमरे में कितने बच्चे रह सकते हैं, उसका रेंट क्या हो, इस तरह का रेगुलेशन अगर आया होता तो बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या जो बड़े पैथेटिक कंडीशन में वो रहते हैं उसका समाधान हो जाता। ये लाइब्रेरी और ये सब चीजों का, क्योंकि बच्चे के कमरे में ही अगर सफिशिएंट स्पेस होता तो उसको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक एक कमरे में काफी बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को केबिन बना बना के डाला जाता है यहाँ पे, और उसके बाद बच्चे निश्चित रूप से लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। और ये लाइब्रेरी कई बार बेसमेंट में है, कई जगह पे है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर कोचिंग में एक अन्य तरह की समस्या है जो इस घटना से और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। हम पीछे मैम 6 महीने से स्ट्रगल कर 6-8 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मुखर्जी नगर के सारे कोचिंग के ऊपर इलीगल कोचिंग का चस्पा उस पर लगा हुआ है। ऐसी ऐसी कोचिंगों के ऊपर जो 20-25 साल 30 साल से चल रही है। अब 30 साल से चलते हुए कोचिंग, उसका रीजन क्या है? यहाँ का बिल्डिंग जो मुखर्जी नगर कम्युनिटी स्पेस है ये 1978 का है, और बिल्डिंग बाई लॉज आता है 2015 में, 2021 में। और इस 2021 के लॉ को 1978 के बिल्डिंग पे जब आप लागू करते हैं तो वो कहीं से वो बिल्डिंग नए नॉर्म्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ पे डंडे कोचिंग वालों पर ये चलाए जा रहे हैं कि भाई अब आपका बिल्डिंग इलीगल है और आप इसको ये पुराने बायलॉज और अभी की सिर्फ बात नहीं है सर। एक छोटी सी बात इसको समझिए कि जहां पर ये लाइब्रेरी चल रही थी, ऐसे ना जाने कितनी इलीगल वे में लाइब्रेरीज चल रही है, निकासी द्वार वहां पर मात्र एक है। जहां पर आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, निकासी द्वार एक है। फायर के लिए वहां पर एनओसी भी नहीं लिया गया है। अगर वहां पर किसी स्थिति में आग लग जाती है तो उसके लिए वहां पर कोई सुविधा नहीं है, उसको बुझाने के लिए उपकरण तक मौजूद नहीं है। तो सर आप कहीं तो देखेंगे ना, पुराने लॉज और अभी की बात नहीं है। चलिए आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच जो चर्चा का बहुत बड़ा विषय इस बीच रहे हैं, आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स अभी गुस्से में हैं। उनका गुस्सा कोचिंग संचालकों को लेकर भी है, और इस बीच जाने माने कोचिंग संचालक विकास दिव्यकीर्ति सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरी घटना पर अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि बच्चों का प्रेशर जितना है वो जरूर कोई बढ़िया परिणाम निकालेगा, और बढ़िया परिणाम मेरे हिसाब से एक ही है। जिस भी बिल्डिंग में सेफ्टी पर्याप्त ना हो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, सारी एजेंसीज की सहमति से, जो समिति बनी है जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया है, सारी एजेंसीज की सहमति से एक कोई बड़ा एरिया दिल्ली में ऐसा मिले जहां पर सब संस्थाएं जाएं। जो ना जाना चाहे ना जाएं, लेकिन वो इतना हो जाए कि सब लोग जब वहां जाएंगे तो फिर दबाव में सब आते ही हैं, क्योंकि हब बन जाता है तो उसके बाद उसकी अलग एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। और यदि उसके बाद भी ऐसा कोई नेग्लिजेंस सामने आए जिसमें बार बार बताया गया हो, तो जितनी कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। जगदीश ममगेन साहब, हालांकि इसका जवाब आप अगर दे पाएं तो बड़ी सरलता से विकास जी ने यह बात कह दी कि भाई जिसके पास जगह नहीं है, जो इलीगल वे में चला रहा है, स्टूडेंट्स वहां पढ़ने ना आए। क्या यह मुमकिन लगता है कहीं से? इससे पूछा आपने? जी ममगेन साहब से। अच्छा जगदीश जी, देखिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो आदमी खुद इलीगल चला रहा था, जिसकी सील हुई है,
जिसके इंस्टीट्यूट के आगे जो है नाले पे एंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो आदमी यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा होना। अरे ऐसे लोगों को देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जांच कमेटी में भी, या जो एक कमेटी बनी है उसमें ऐसे ही लोगों को लिया गया है जो खुद नियम तोड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो अब इसमें निगम की तो एक पक्ष ये है कि भाई नीचे जो बेसमेंट था उस बेसमेंट में स्टोरेज या वो होनी चाहिए थी, लाइब्रेरी नहीं चलनी चाहिए थी, निगम को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। निगम की भूमिका तो यहाँ ये है। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट ने ये सारे के सारे 100% कवरेज कर रहे हैं, 500 मैं कल उसमें था, ये जो जहां पे घटना हुई है 700 गज के आसपास ये है, 100% ग्राउंड कवरेज की है, वहां का रोड कवरेज किया है, नीचे बेसमेंट भी इतनी लंबी बनाई है। अब ये सारा अवैध धंधा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं बच्चों के लिए ये व्यवस्था, अरे पैसे तुम ले रहे हो, अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है, आप मुझे बताइए कि एक कमरा 10 बाय 10 का जिसमें 10-15 बच्चे से ज्यादा नहीं आने चाहिए, आपने पार्टीशन करके 15-15, 20-20 बच्चे 1/3 में ठोक रहे हो। आप अंधाधुंध बच्चे भर्ती कर रहे हो, लाखों रुपए उनसे ले रहे हो। अरे जब आपके पास जगह नहीं है, जब आप उनके लिए फैसिलिटी नहीं कर सकते, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप क्यों ले रहे हो भाई उनके एडमिशन? पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? बिल्कुल पैसे कमाने की तो इन संस्थानों पर भी उठता है जिन्होंने स्टूडेंट्स को एक कस्टमर समझ रखा है, और एक कस्टमर समझ के उनसे पैसे की वसूली बाकायदा अब होती है। शिक्षा जो है अब सिर्फ शिक्षा मात्र नहीं रह गई, एक बिजनेस हो गया है, और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आज ये घटनाएं हो रही हैं और आप और हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो दिल्ली की घटना का असर पटना तक नजर आ रहा है। पटना में भी कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन की सख्ती का असर दिख रहा है। जाने माने टीचर खान सर के कोचिंग पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। कल जिला प्रशासन की टीम ने कई कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया था। ये टीम खान सर के कोचिंग पर भी पहुंची थी। टीम ने कोचिंग चलाने के लिए कई जरूरी दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद आज खान सर की टीम ने कोचिंग को फिलहाल बंद कर रखा है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पटना में जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव हुई है। कल हमने देखा जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रहे थे, और पटना के जो चर्चित शिक्षक हैं खान सर, उनके कोचिंग पर भी जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये खान ग्लोबल स्टडीज है जो बोरिंग रोड में है, और यहाँ पर ताला लटका हुआ है। पहले यहाँ क्लासेस चल रहे थे, लेकिन आज यहाँ ताला लटका है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि कोचिंग को फिलहाल बंद किया गया है। और यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से बंद किया गया है? कल से सर, कल से। क्या आदेश क्या है आप लोगों को? आदेश है कि बंद करके रखना है, अभी 1 दिन 2 दिन जो समय लगे, ठीक ना, तो हम लोग बंद करके रखे हुए हैं। तो ये आदेश किसकी तरफ से है? सर मास्टर है सब। अच्छा, खान सर की तरफ से आदेश? अब खान सर तो नहीं है ना बोले, हम लोग तो जो यहाँ मास्टर लोग जो छोटा मोटा टीचर लोग हैं जो पढ़ाते हुए, जो भी टीचर हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको आप लोग क्या बता रहे हैं? घुमा दे रहे हैं सर, घुमा देते हैं सीधे, कहते हैं कोचिंग नहीं चल रहा, बंद है, तो चल जाते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे जिनको कहा गया है कि फिलहाल इसको बंद रखा जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची थी तो कई तरह के जो कोचिंग चलाने के लिए दस्तावेज चाहिए होते हैं उनमें कुछ पेपर मुहैया नहीं कराए गए थे खान सर की कोचिंग की तरफ से। और तब जो अधिकारी गए थे उन्होंने कहा था कि हमने समय दिया है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, और संभव है कि उसमें शायद देरी हो रही हो। इसी वजह से खुद जो कोचिंग संचालक हैं खान सर और उनकी टीम के लोग, उन्होंने ही ये निर्देश दिया कि फिलहाल कोचिंग को बंद किया जाए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कोचिंग में ताला लटका हुआ है, और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है, जैसा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, एक असर तो दिख रहा है कि अगर कहीं खामियां हैं, कहीं दस्तावेज में कमी है, जो नियम और नॉर्म्स हैं उसके पालन में कोताही है, तो शायद उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी जो चर्चित शिक्षक हैं वो अपनी कोचिंग संस्थान में फिलहाल करने की मशक्कत करते दिख रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण। तो कार्रवाई दिल्ली में शुरू हुई है, लेकिन उसका असर कहां तक हो रहा है आप ये जान रहे हैं। एलन राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि सबसे बड़ा अपराधी आखिर आपके नजर में भी कौन हुआ? अपराध जो करने वाला है, जैसे ये कोचिंग संस्थापक जितने भी हैं, अभी आपने
दिव्य कुमार जी को सुना एंड अभी खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने देखा कि वहां पर अभी सिर्फ पूछताछ के लिए ही लोग गए थे, लेकिन पहले ही बंद कर दिया गया उस कोचिंग संस्थान को, ताला अभी लग गया है, सील कर दिया गया है। ये बताइए कि अपराध तो इन्होंने किया, लेकिन आखिर आश्रय इनको तो आसपास बाकी जितने लोग हैं वही मिलजुल कर दे रहे हैं ना, चाहे आपकी पुलिस हो गई लोकल, या फिर यहाँ अगर दिल्ली की बात करें तो वहां यहाँ एमसीडी हो गई, तो सबकी मिली भगत से ही तो सब कुछ हुआ ना सर। देखिए, ये तो सारा का सारा सभी को मालूम हुआ कि सबका मिलाजुला खेल है इसमें, लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा पिस जो रहा है वो है एक स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो उसके लिए मजबूरी है कि वहां पर आके कोचिंग जैसी सुविधाएं मिल रही है उनको लेकर वो अपना पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स उनको मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। सर तो बिल्कुल, ये मुद्दा तो हम उठा रहे हैं, हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पूर्व अधिकारी, आप उस जगह पे रह चुके हैं कि आखिर इन अधिकारियों से कैसे निपटा जाए। आखिर डिपार्टमेंट इन जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, यहाँ पीडब्ल्यूडी है, यहाँ जल विभाग है, यहाँ एमसीडी है, जिम्मेदारियां तो इन सबकी बनती है, तो कैसे निपटा जाए इनसे। हम जो अभी बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बनेगी उन लोगों की जो कि इन्वेस्टिगेशन में उनका रोल आएगा, जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे। वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन भी अब मैं समझता हूं, अभी जैसे अभी बता रहे थे शर्मा जी की, वो हाई कोर्ट मॉनिटरिंग हो गई है इसकी इन्वेस्टिगेशन। इसमें आईओ को बुलाया है, डीसीपी को बुलाया है, एमसीडी कमिश्नर को, इन सबको बुलाकर ये देखा जाएगा कि अभी क्या सबूत है, ताकि जो आदमी इसमें जिम्मेवार हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। इस केस में केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी टाइट तरीके से की जाए, सबूतों में कोई कमी ना रहे, और उनकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस और वर्बल एविडेंस जो भी मिलती है वो सारी की सारी करके कोर्ट में जल्दी से जल्दी भेजा जाए, और अदालत भी इनको, माननीय अदालत भी। लेकिन जगदीश जी ने भी जो अभी इस बात को उठाया, राव साहब, कि भाई वो जो नई टीम बन रही है उसमें भी उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जो खुद दोषी हैं, जिनकी अपनी अपनी दुकानें सील हो गई हैं, बंद हो गई है। वो टीम जो मैं बता रहा हूँ वो टीम अलग काम कर रही है, मैं इन्वेस्टिगेशन की टीम की बात कर रहा हूँ। वो जो टीम है वो गलत है, जिन आदमियों के खिलाफ सब एलिगेशन है उनको तो उस टीम में होना ही नहीं चाहिए। जिस आदमी ने वो टीम में बनाई है, जिसने किससे बनाई, उनको अपना कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना, कि जो आदमी आरोपी है उसी को उस टीम में वो क्या करेंगे, कोई न्याय थोड़ी कर देंगे। उनको देखना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट आदमी जिसकी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग हो और जो ईमानदारी से काम करे, जो कर्मठ नेता, कर्मठ आदमी हो, वो करें। इसमें मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो पॉलिटिक्स का है, और पॉलिटिशियंस जितना मिलकर इसको खराब कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से और जो रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हो। कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज का, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी की सवाल है। बिल्कुल, और बच्चे भी यही चाह रहे हैं, लगातार बच्चे यही बोल रहे हैं कि इसीलिए वो किसी पॉलिटिशियन को नहीं चाहते हैं कि उनका जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें कोई पॉलिटिशियन आए और उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि इस पूरे मैटर को वो पॉलिटिसाइज होने देना नहीं चाहते हैं। नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ बने हुए हैं। नीलोत्पल, आप ये बताइए कि इस पूरे मैटर में अभी विकास दिव्य कीर्ति साहब को भी आपने सुना होगा, 2 दिन की खामोशी और चुप्पी के बाद सामने आए हैं और कह रहे हैं उनके, हालांकि एक छोटा सा स्टेटमेंट उनका हमने आपको सुनाया, लेकिन उनके पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात ये भी कही है जो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि भाई लगभग 2000 कोचिंग संस्थान है, उसमें से ठीक है मेरे यहां भी गलती हुई है, नियम का पालन हमने नहीं किया है, लेकिन लगभग 2000 दिल्ली में कोचिंग संस्थान है, वहां भी तो फायर एनओसी नहीं है। अब बताइए, ऐसा इंसान जो कि दिन रात सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, इतना बड़ा नाम है, वो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आज के समय में दे रहा है तो क्या समझे कोई? देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे जो दुखद पहलू, इसका जो त्रासदी हम छात्र झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, उससे भी ज्यादा विडंबना की बात यह है कि इस घटना को कोचिंग संस्थान और छात्रों के बीच में जो हुआ है उसको एक मील मजदूर और कारखाने के मालिक की तरह देख रहे हैं कोचिंग वाले। उनकी जो भाषा है, उनका जो संयम है, उनका जो धैर्य भी है और उनका जो समाधान दिखाने का तरीका है, ये सब कुछ एक अच्छे कारखाने के मालिक की तरह का व्यवहार है। ये एक अच्छा मालिक, मील का मालिक अपने मजदूरों के साथ होने वाले दुर्घटना पर किस तरह से अच्छे से बयान दे रहा है। देखिए, छात्र अपने शिक्षक से पढ़ रहा है और एक छात्र की अपने शिक्षक से अपेक्षा
एक मालिक से जो अपेक्षा होती है मजदूरों की, उससे कई गुना ज्यादा होगी और अलग होगी। और यहीं पर मामला फंस जा रहा है। जो बातें गोल गोल और धैर्यपूर्वक कहीं संयम में कही गई बातें सुनने में बड़ी तार्किक लगती हैं, आप एक छात्र और एक गुरु के रिश्ते के लिहाज से उसको देखिए तो बहुत चुभने वाली बात है कि जहां पर हमें हमारे शिक्षकों को खड़े होकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए, इस त्रासदी में छात्रों के साथ होना चाहिए और अपने प्रयास से ये कोशिश करना चाहिए कि उनकी जान को जोखिम में ना डालें। वैसे समय में मैं देख रहा हूं कि कई संस्थान ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जमीन उपलब्ध कराए, सरकार कोचिंग खोल के दे, सरकार अब इस बात की निगरानी करे कि बच्चे सुरक्षित पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये बात अभी पैनल से भी निकल के आई थी कि 3 लाख रुपया घर वाला कोचिंग सेंटर को दे रहा है, उसके काउंटर पे रख रहा है और कोचिंग सेंटर सारी जिम्मेदारी कह रहे हैं कि आप सरकार तय करें। ये इस तरह की बाजारगिरी, इस तरह के धंधेबाजी से छात्र और गुरु का संबंध जो तार तार हो रहा है इस मामले में, वो देखना सबसे दुखद है। बिल्कुल। आर कुमार जी, आपके पास इस बात का कोई जवाब है? जो बता रहे हैं मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बहुत ही खराब स्टेटमेंट है, ये मजदूर और फैक्ट्री ओनर से कंपेयर करना। हमारा प्रोफेसर, मैम एक बात समझ लीजिए, अगर आपके भी छोटे भाई को अगर आईएएस बनना होगा या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी होगी तो आप हमारे पास ही आएंगे, आप जरूर किसी को खोजेंगे। आप इस तरह के गरिमामय जो रिलेशन है, डिग्निफाइड रिलेशन हो, इसको इतने घटिया शब्दों से उसको एक्सप्लेन करना, ये बिल्कुल सहमत नहीं है। और मैं बताऊं, मैं कोचिंग एसोसिएशन का हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन हम लोगों ने बजाबते मैसेज लिख करके दुख का, और पूरे मुखर्जी नगर की सारी कोचिंगें बंद है और एक बिल्कुल संवेदना छात्रों के साथ, क्योंकि ये दुखद घटना है। मैं बता रहा हूं कि जो छात्र है, 2 ही लोग पूरे किसी बच्चे की सफलता में या किसी बच्चे जो मुखर्जी नगर आते हैं उनके दुखों से दुखी होते हैं जेन्युइनली। उसमें उसका पेरेंट्स होता है और दूसरा उसका टीचर होता है। और इसका एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स सेलिब्रेट करते हैं बच्चे के सक्सेस को, हम भी अपने कारणों से उस बच्चे के सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें कोई हमारा प्रेजुडिस नहीं होता है, कोई हमारा उसमें जिलस का नहीं होता, हम जेन्युइनली उसको दिल से सेलिब्रेट करते हैं। घटनाएं घटी हैं, बहुत दुखद घटना है, बिल्कुल हम इस बात के लिए बात बजाते, जितनी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं से हम बिल्कुल मांग कर रहे हैं कि वो हमें समाधान बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो बड़ा नोबल जो प्रोफेशन है जिसमें बच्चा बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही कह ले पिता पुत्र या फिर इस तरह का जो रिश्ता जिस तरह का होता है ना, वैसे ही बहुत ही मान्य होता है, बहुत गरिमामयी रिश्ता है। लेकिन आज जो ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है या फिर कहा जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह है सर कि देखिए, ये संस्थान ही है जिनको पता है कि वो इलीगली इस तरह से चला रहे थे लाइब्रेरी, उनको पहले से पता है। चाहे भले ही एक नाम ले लिया जाए, अभी विकास दिव्य कीर्ति उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि वो सभी चाह रहे थे कि भाई वो आए, वो कुछ बोले, क्योंकि हर मैटर पे आजकल वो बोलते हैं कुछ ना कुछ कि बच्चा कैसे आप घर में ठीक से पालें, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे ठीक रहे। तो वो यूपीएससी के एग्जाम से निकलकर तमाम तरह की चीजों को लेकर के वो अपने बयान देते हैं। तो लोग चाह रहे थे कि वो भी इस मुद्दे पर भी वो कुछ बोले, तो उन्होंने बोला, उन्होंने खुद माना है कि वो भी जो चला रहे थे कोचिंग संस्थान, वो भी नियमों के आधार पर नहीं था, नियमों का उल्लंघन वहां भी किया गया था। तो जो संस्थापक हैं कोचिंग संस्थान के, वो तो जान ही रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो पहले उस पे हम बात करेंगे ना सर। कीर्ति जी का कहीं से बचाव नहीं कर रहा हूं, हमारे कोलीग हैं, हमारे साथ में टीचर हैं। लेकिन एक बात मैम समझिए, वो जो बिल्डिंग बर्धमान प्लाजा का जो बिल्डिंग है उसका मैटर अभी भी सब जुडिस है। डीडीए ये बताता है अपनी कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बोल रखा है डीडीए कि उसके बाईलॉज के अकॉर्डिंग जो कोई भी इस का मॉल बनता है उसका बेसमेंट पब्लिक यूज के लिए अलाउड है। और आप जितने भी मॉल में जाइए, सारे मॉल में सारे मॉल का बेसमेंट यूज होता है। बिल्कुल, नीलोत्पल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, नीलोत्पल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर, यही तो मैं कह रहा हूं सर कि आप एक अच्छे मील मालिक की तरह तकनीकी बात कर रहे हैं, आप कानून की बात बच्चों से कर रहे हैं। बच्चे आपके सामने इसलिए हल्ला नहीं कर रहे हैं कि आप वो उनका कानूनी अधिकार है आपसे सुरक्षा मांगना, नहीं है। वो तो एमसीडी का काम है, एमसीडी ने अगर पास कर दी, अगर वो नाले में पढ़ाना पास कर दे तो कानून तो आपको कहेगा कि फिर नाले में पढ़ाओ। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आप नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आप में बच्चा अपना गार्जियन देखता है, पिता देखता है, और अगर वो पिता से ऐसे भाषा और ऐसे गेस्चर देखेगा कि वो मालिक की तरह बात कर रहा है और अच्छे मालिक की तरह बात कर रहा है कि मैं समाधान दूंगा, अच्छे बेसमेंट बना के दूंगा, बेसमेंट अच्छे हैं या बेसमेंट ये पास किए हुए हैं, तो इस तरह के तर्क जो हैं वो आप तकनीकी तर्क दे रहे हैं।
आप बच्चे की भावना को नहीं समझ रहे हैं। मैंने जो कहा मिल मजदूर और मालिक की घटना से इसको इसलिए कंपेयर किया क्योंकि ये घटना को उसी तरह से देख रही है कोचिंग इस तरह से बात कर रही है, कह रही है कि मैं कमेटी में हूं, कमेटी समाधान निकालेगी। देखिए मैं सर नीलोत्पल जी, देखिए मैं आप समझ रहा हूँ हम लोगों ने अपना पूरा एक पीढ़ी कमाया है यूपीएससी के आंदोलन करने के लिए, जिसमें कोचिंग का भी सहयोग रहा है। सड़कों पर मार खाके मैं आके और सड़कों पर लड़ाई लड़ा है विद्यार्थियों के लिए, तब मैं ये बात कह रहा हूं कि यूपीएससी की कोचिंग चलाने वाले की भाषा उसके पिता की तरह होनी चाहिए, छात्रों के अभिभावक की तरह होनी चाहिए, और उनका साथ रहने का तरीका भी पिता की तरह होना चाहिए। मैं अभी तक एक भी शिक्षक छात्रों के बीच में जाकर उनके कंधे पर हाथ रख के ये नहीं कह रहा है कि हम तुम्हें सुरक्षित पढ़ाएंगे, वो नहीं कह रहा है। मैं समझ रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं, जब भावना व्यक्त कर रहे हैं, आप छात्रों की भावना व्यक्त कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं। लेकिन देखिए एक होता है, मैंने बताया, आप भी इस बात को जानते हैं कि टीचर जो ये कोचिंग के टीचर होते हैं और बच्चों के बीच में यूनिवर्सिटी के टीचर और जो प्रोफेसर होते हैं और उनके बच्चे जो, उससे ज्यादा ये अपनापन का रिलेशन होता है। आज जरूर बड़े पैमाने पर कमर्शियलाइजेशन हुआ है, टीचर छात्रों से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि बच्चों की पर्टिकुलर कई सारी कोचिंग है जिसमें बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि टीचर काफी उनसे दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में। लेकिन एक बात और यहां ध्यान रखिए, कई बार इस तरह के आंदोलन होते हैं तो भीड़, मॉब मेंटालिटी होती है, और मॉब मेंटालिटी होती है उसमें जाने के लिए, अगर बच्चे आज उसमें से 10 बच्चे निकल के किसी भी टीचर से मिलने के लिए कहें, आप खुद लेकर अगर किसी के पास जाएंगे तो सारे कोचिंग के टीचर, कोई मना नहीं करेगा। मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूं, एकदम विश्वास दिलाता हूं। और बच्चे अपनी जो भी मांगे रखें, बिल्कुल उसका 100% सब हम मिलजुल के समाधान करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भरोसे में मुखर्जी नगर में रखते हैं। बिल्कुल, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि इसका समाधान वाकई निकले, और बच्चे के, खास करके बच्चों के जो अभिभावक जो उन्हें कोसों दूर अपने बच्चों को भेजते हैं, दूसरे शहर में भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वो भी सुरक्षित महसूस करें कि उनका बच्चा जहां भी है वो सुरक्षित है, सेफ है। जगदीश जी, ये बताइए कि अब जो है जो संस्थापक है कोचिंग के, वो अब निकलकर ये कह रहे हैं कि भाई सरकार हमें जमीन दिलाए, सरकार हमें दूसरी जगह दिलाए, और अब अच्छी जगह दिलाए, हम पढ़ाने को तैयार हैं। और जो बच्चे अभी जहां हमारे पास है, भाई फॉल्टी ही जरूर है, इलीगल वे में ही जरूर बना हुआ है, अगर बच्चों जिनको पढ़ने का मन है वो पढ़े, नहीं पढ़ने का मन है ना पढ़े। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सरकार को जमीन देनी है और सरकार को ही बच्चों की व्यवस्था करनी है सुरक्षा के, तो इनको क्यों दे? उगाही करने के लिए, लूटने के लिए? तो सरकार खुद ही नहीं चला लेगी, सरकार अपने अपॉइंटमेंट्स करके अपने कोचिंग नहीं चलाएगी, इनको क्यों देगी? ये तो, और दूसरी बात, अभी ये हमारे साथी कह रहे थे कि जो है टीचरों, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बड़ी खुशी होती है जब बच्चा टॉप होता है। खुशी नहीं होती, मार्केटिंग करते हैं उसके नाम पर जो है, और उगाही करते हैं और कस्टमर खरीदते हैं। ये काय की खुशी है। और दूसरी बात ये है, जो शिक्षक और गुरु वाली जो भाषा है या भावना है वो स्कूलों में होती है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सीधा प्रोफेशनल है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे उनसे उगाया जाए। पहले पढ़ाई के लिए उगाया जाए, फिर किताबों के नाम पर उगाया जाए, फिर रहने के नाम पर उगाया जाए, फिर हल्का फुल्का खाना देकर मतलब हर तरीके से उगाया जाए। और दूसरी बात ये है कि चैनल पर दिखाया है सर, चैनल पर दिखाया, और देखकर राजेंद्र नगर की स्थिति, वाकई केबिन दिया गया है, वो कमरा भी नहीं होता है, 10-12 हजार रुपए लेते हैं, वसूलते हैं बकायदा वहां पर पीजी वाले। एक केबिन होता है जिसमें आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, एक खिड़की तक नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है एक एंट्रेंस का। इस स्थिति में बच्चे वहां रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बात करते हैं लोग। सुरक्षा के इंतजाम की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं समझता। गुरु तेग बहादुर नगर में आग लगी, मुझे सबसे बड़ी अभी ये कह रहे थे कि वो मॉल में भी नीचे बेसमेंट में रहने की व्यवस्था है, वो अलाउड है। अरे भैया, वो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल में आप रेजिडेंशियल, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो बिल्डिंग बाय लॉस का है। एमसीडी तो इसमें बेकार की पिसरी है, या पुलिस बेकार पिसरी है। आपने बिल्डिंग बाय लॉस ये बनाए हैं कि भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल कैटेगरी में आते हैं। जब रेजिडेंशियल कैटेगरी में आते हैं तो ना आपको फायर एनओसी की जरूरत है, ना आपको पुलिस की एनओसी की जरूरत है। अब आप बताइए कि वो जो बेसमेंट है, कानूनी तरीके से बेसमेंट बना, वो सही बना, अब उसमें बजाय स्टोरेज के, अब आप ये कह सकते हो कि हमने स्टोरेज के नाम पर किताबें स्टोर कर ली,
स्टोरेज में देखिए आपने सर, इस बच्चों को वक्त बिठाना जो और स्थिति पढ़ाना शुरू है कर दिया। इस पर वो आप भी आपने देखिए, illegal सब कोई किया, अपनी उसमें अपनी राय रख रहा है। आप शुरुआत में आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में, चर्चा की शुरुआत में कह दिया था कि भाई एमसीडी इसमें जिम्मेदार है, लेकिन अब जब चर्चा हम खत्म करने को आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बेकार की एमसीडी और पुलिस जो है इस पूरे मामले में पिस रही है। तो मामला यहाँ पर देखिए ऐसे खत्म नहीं होता है। हर एक डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो कोचिंग संस्थापक हो, दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी हो, और फिर स्टूडेंट्स को भी और उनके परिवारों को भी सोचना होगा कि जहां वो भेज रहे हैं अपने बच्चों को वो जगह सही है या नहीं। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।